नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और साथ ही साथ नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमारी है वीडियो नंबर 5, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम। यहां पर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है भाई? तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटायर्स या फिर बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि कंट्री की जो सीमाएं होती हैं, जो कंट्री के बॉर्डर्स होते हैं, जिनके अंदर लोग, कैपिटल और गुड्स फ्रीली सर्कुलेट हो सकें, एक ऐसी चीज को डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू पॉलिटिकल frontiers and borders of a country, political frontiers or borders of a country within which goods, capital यानी कि पैसा और मशीन, goods, capital and people सर्कुलेट फ्रीली। सर्कुलेट फ्रीली, दिस इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आती, लेकिन फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो कहने का मतलब क्या है? हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन हमारी बॉर्डर्स के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर वो चीजें आती नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? देखो, सबसे पहले आती है इसके अंदर, अगर बात की जाए, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड। एम्बेसीज, कंसुलेट्स या फिर मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। एम्बेसीज का मतलब क्या हुआ समझना। एम्बेसी का मतलब ये एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। मान करके चलते हैं ये चाइना है। चाइना के अंदर इंडिया की एम्बेसी है। चाइना कंट्री में एक बिल्डिंग है जो कि इंडियन एम्बेसी है, यानी कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहने को तो वो चाइना के अंदर है तो वो चाइना में, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? एम्बेसी का मतलब इसी तरीके से अगर बात की जाए भारत के अंदर, तुम दिल्ली जाओ, इंडिया गेट वाली रोड जाना, लाइन से बिल्डिंग्स बनी हुई है, हर कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है, वो एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, बाहर की कंट्रीज की एम्बेसीज हैं। अब मान करके चलते हैं, इंडिया में दिल्ली के अंदर एक बिल्डिंग है जो कि चाइनीज एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, या फिर यूएसए की एम्बेसी है। अब समझना, है तो वो इंडिया के अंदर, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। बात क्लियर हो गई? तो इसी तरीके से अगर इंडियन एम्बेसी चाइना के अंदर है तो वो है तो चाइना में, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। इसी तरीके से चाइना की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, लेकिन वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, भले से वो इंडिया में ही क्यों ना हो। दूसरा हो गया कंसुलेट्स। कंसुलेट्स का मतलब क्या होता है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन, ये वो बॉडी होती है जो किसी कंट्री को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। मान करके चलते हैं जो है एक बंदा है, वो जाता है अमेरिका,
ठीक, वहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसको कंसुलेट का नाम दिया गया। वो हमारे कल्चर के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में बताएगा ताकि लोग आकर के पैसा इन्वेस्ट करें, तो उसको कंसुलेट्स बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कंसुलेट्स का मतलब क्या होता है? ये किसी कंट्री को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, भले से वो अमेरिका में ही क्यों ना हो। अगर इंडिया की है तो डोमेस्टिक टेरिटरी के, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। इसी तरीके से मिलिट्री मान करके चलते हैं कि चाइना के अंदर इंडियन आर्मी गई हुई है, मिलिट्री गई हुई है अपने ट्रक लेकर के और सामान लेकर के, ठीक है वो वहाँ पर, लेकिन पार्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का मानी जाएगी। इसी तरीके से आपने अभी सुना होगा बहुत ध्यान से कि अभी जब थोड़े टाइम पहले ट्रंप साहब इंडिया आए थे आगरा ताजमहल देखने के लिए, तो वहाँ की कितनी फोर्स आई थी। समझ में आ रही मेरी बात? तो हैं वो यहाँ पर, लेकिन अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि यूएसए का पार्ट माना जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो जिस कंट्री की होती है ये उससे बिलोंग करती है, ये भले से कहीं पर भी हो। अगर इंडिया की एम्बेसी चाइना के अंदर है तो वो है दूसरी कंट्री में, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो ये तीन चीजें। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी वो ये, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स operated ships and aircrafts operated by the resident between यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। किस तरीके से समझना, देखो मान करके चलते हैं एयर इंडिया का एक एरोप्लेन है जो दुबई में खड़ा हुआ है वो दुबई में, लेकिन मालिकाना हक हमारा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? एयर इंडिया का प्लेन या फिर कोई भी कंपनी का इंडिया से बिलोंग करनी चाहिए, वो किसी फॉरेन कंट्री में या तो उड़ रहा है या खड़ा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक, एयर इंडिया का हो या फिर किसी भी कंपनी का, स्पाइस जेट, कोई भी फ्लाइट हो इंडिया की, वो अगर उड़ रही है या फिर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है, एरोप्लेन अगर खड़ा हुआ है, शेयर जो है आपके जो एयरक्राफ्ट है वो है वहाँ पर, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। इसी तरीके से शिप्स की अगर बात की जाए, पानी के जो जहाज़ होते हैं, पानी में शिप्स जो चलती हैं, मान करके चलते हैं इंडिया का एक पानी का जहाज़ जो कि अरेबियन सी में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, सेल कर रहा है, अब है वो वहाँ पर, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट फिशिंग वेसल्स, यहां मैं लिख देता हूं यहां तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? तीसरी यहां लिख दे रहा हूं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस rigs operated by resident in इंटरनेशनल वाटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ समझना? इसका मतलब ये हुआ फिशिंग वेसल्स, आपने देखा होगा ज़्यादातर डिस्कवरी चैनल पे बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, वहाँ से फिशेस मछलियाँ पकड़ करके लेकर के आते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? प्लेटफॉर्म्स जैसे होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज़ होते हैं, उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें वो फिशेस को भर के लेकर के आते हैं। या फिर गल्फ़ कंट्रीज से या तो नेचुरल गैसेस आती हैं या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, क्रूड ऑयल आता है। ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर, मान करके चलते हैं इंडिया का एक जहाज़, इंडिया का एक पानी का शिप, वो दूसरी कंट्री गया, या तो वो ऑयल लेने के लिए, या फिशेस वहाँ से आ रही हैं, या फिर नेचुरल गैसेस आ रही हैं,
वो भले से दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी तैर रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि उसके मालिक हम हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। बात क्लियर हो रही? इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान करके चलते हैं। देखो, एक इंडियन कंपनी है जो कि अमेरिका में उसकी बिल्डिंग है, या फिर अमेरिका में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब यहां पर देखना, क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई अगर तुम्हें दिख जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अगर इनमें से कोई कुछ भी नहीं है और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे एरिया में, हमारे जोग्राफिकल एरिया में नहीं आ रहा है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से मान करके चलते हैं, जापान की कोई कंपनी है, वो इंडिया में है, उनका बिजनेस इंडिया में है, तो है वो जापान के, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं, हमारे वहाँ रह करके बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। मान करके चलते हैं एक एग्जाम्पल और, मान करके चलते हैं रशिया की एम्बेसी दिल्ली के अंदर, क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है भाई, जो एम्बेसी जिस कंट्री की होती है वो वहीं की होती है, भले से वो इंडिया में हमारे घर में क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो है इंडिया में, लेकिन रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या बताया? पॉलिटिकल फ्रंटायर्स या फिर बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री विद इन विच कैपिटल, मनी एंड पीपल सर्कुलेट इजीली, फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है? एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेस लोकेटेड अब्रॉड, भले से ये बाहर क्यों ना हो, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। इसी तरीके से शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, यानी कि हमारी कंट्री का कोई प्लेन या फिर शिप इंटरनेशनल वाटर में, या तो शिप तैर रहा है, या फिर किसी दूसरी कंट्री में हमारे यहाँ का एयर इंडिया का या फिर स्पाइस जेट का कोई भी फ्लाइट उड़ रही है वो बाहर, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर। ये रिग्स क्या होता है? देखो, रिग्स का मतलब होता है कंटेनर, बड़े बड़े कुकर जो होते हैं, उसमें गैसेस और पेट्रोल वगैरह, ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं बस ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आती। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है, कौन नॉर्मल रेसिडेंट है, कौन सिटीजन है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नॉर्मल रेसिडेंट की, तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब अ रेसिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री इन विच ही लिव्स और इज लोकेटेड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रुका हो, वहीं कमाता हो, वहीं खाता हो, वहीं उड़ाता हो। हर वो व्यक्ति जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं के लिए लाया करता हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? खाना, कमाना, खर्चा, सब, नहाना धोना सब उसी कंट्री में। तो ऐसे बंदे को वहाँ का हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। बात समझ में आएगी? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी, अब इसके अंदर खाली इंसान नहीं आएगा, इसके अंदर कंपनी या फिर कोई बिजनेस भी आ सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, मान करके चलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, या फिर मैं किसी दूसरी कंट्री में जाता हूँ, मैं दुबई जाता हूँ, वहाँ पर जो है मैं जॉब करता हूँ, 2-3 साल मुझे वहाँ पे कमाते हुए हो गए, तो मैं वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, और मैं खाली घूमने के लिए गया हूँ, तो मैं वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हूँगा, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर जो फॉरेन विजिटर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, ये सब नहीं आते। साथ ही साथ फॉरेन एम्बेसी का स्टाफ भी इसके अंदर नहीं आता। बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो इसके अंदर नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? हर वो व्यक्ति जो किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा, व्यक्ति हो या फिर कोई बिजनेस, कोई इंस्टीट्यूशन हो, 1 साल से ज्यादा वहां पर रुका हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सेम कंट्री के लिए लाया करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप वहां का नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे।
बात क्लियर हो गई। और अब अगर बात की जाए नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम आती है, नॉन रेजिडेंट्स की इनकम इसके अंदर नहीं आती। बात क्लियर हो रही है? तो नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम आती है, नॉन रेजिडेंट्स की इनकम नहीं आती। तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनकी ही इनकम आएगी और अदर लोगों की इनकम यहां पर नहीं आती। फिर हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप क्या है, यानी कि नागरिकता कैसे मिलती है, आपको नागरिकता नेशनलिटी कैसे मिलेगी, आप सिटीजन कब कहलाए जाओगे किसी कंट्री के। तो सिंपल सी बात है, देखो, अ पर्सन बिकम नेशनल ऑफ अ कंट्री बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द कंट्री और ऑन द बेसिस ऑफ सम लीगल प्रोविजन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप किसी कंट्री के सिटीजन तब कहलाए जाएंगे या तो आप उस कंट्री में पैदा हुए हो, या फिर आप उस कंट्री में अगर पैदा नहीं हुए तो आप सम लीगल प्रोविजंस की हेल्प से, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप वहां के नागरिक बन सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। आपको किसी देश की नागरिकता तभी मिलेगी या तो आप वहां पर पैदा हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं इंडिया का सिटीजन, सिंपल सी बात है, ठीक। अगर मैं किसी दूसरे मुल्क से इंडिया में आता तो मुझे लीगल प्रोविजंस की, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। सिंपल सी बात है, या तो आप वहाँ पर आपने जन्म लिया हो या फिर आप लीगल प्रोविजंस की हेल्प से उस कंट्री के सिटीजन कहला सकते हो। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।